नमस्कार विद्यार्थियों। गत व्याख्यान में मैंने आपको प्लेटो के समय में जो प्रचलन में थे न्याय से संबंधित सिद्धांत, जैसे उसमें सबसे पहले परंपरागत सिद्धांत, फिर उसके बाद दूसरा था क्रांतिकारी सिद्धांत और तीसरा कार्यकारण सिद्धांत, इनके बारे में बताया था। इन सभी या तीनों सिद्धांतों का खंडन प्लेटो ने किया और क्यों किया इसके कारण भी मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्लेटो के न्याय के विषय में इन तीनों के सिद्धांतों का खंडन करते हुए जो विचार हमें देखने और पढ़ने को मिलते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ। प्लेटो ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, न्याय को अंतरात्मा की वस्तु माना और कभी भी न्याय को कानून से जोड़कर उन्होंने नहीं देखा। जैसा कि हमने पहले चर्चा भी की थी इससे पूर्व के व्याख्यान में कि प्लेटो का उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है और उस आदर्श राज्य में न्याय का होना या न्याय सिद्धांत की पालना करना बहुत ही जरूरी है और ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत प्लेटो ने दिया। प्लेटो का मानना था कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। न्याय राज्य की प्राणवायु है, इतना तक प्लेटो कहते थे। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि प्लेटो ने न्याय को एक राज्य में कौन सा स्थान दिया, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करता है, व्यक्तिगत और सामाजिक या राज्य से संबंधित। पाइथागोरस के अनुयायियों के समान प्लेटो की धारणा भी यही थी कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व या अंश विद्यमान होते हैं, इंद्रिय, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। तो ये तीन तत्व कौन कौन से हो गए? जैसे तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। ये तीन गुण रहते हैं प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा में। दूसरे शब्दों में इंद्रिय, तृष्णा, शौर्य तथा बुद्धि का उचित समन्वय और सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि करता है। तो उन्होंने ये भी बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा में इन तीन गुणों में किसी एक गुण की प्रधानता होती है और दो गुण उसके अधीन होते हैं। इसी को राज्य के संबंध में व्यवस्थित रूप से बताते हुए प्लेटो ने ये कहा कि जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा राज्य में न्याय को स्पष्ट रूप से लक्षित किया जा सकता है। राज्य के संबंध में प्लेटो का विचार है कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, वरन वे उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उसमें निवास करते हैं। अतः मानव जीवन के इन गुणों के अनुरूप ही प्लेटो राज्य के गुण बताता है और उन्होंने बताया ये राज्य के गुण हैं बुद्धिमत्ता, साहस, संयम, न्याय। बुद्धिमत्ता, साहस और संयम, इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के तीन वर्ग होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों में या जिस राज्य में, इसको हम दूसरी तरीके से यदि देखें तो स्पष्ट रूप से जैसे तीन गुण बताए हैं व्यक्ति की आत्मा में, सबसे पहला वर्ग जो शासक वर्ग है, उसमें वही व्यक्ति जाएगा जिसमें बुद्धि की प्रधानता होगी। और दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग,
या रक्षक वर्ग भी इसे कहते हैं, इसमें वही व्यक्ति जाएगा जिसमें साहस तत्व की प्रधानता होगी। और तीसरा उत्पादक या सेवक वर्ग कहा जाएगा, जिस व्यक्ति में तृष्णा की प्रधानता होगी, तृष्णा तत्व की प्रधानता होगी, वो उत्पादक या सेवक वर्ग में जाएगा। तो इस तरह से व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण होते हैं। उसी तरह राज्य में भी 3 वर्ग होते हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। इन तीनों वर्गों में सामंजस्य बना रहे, संतुलन बना रहे, यही न्याय है। और प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेगा तथा दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही प्लेटो का न्याय है। तो प्लेटो ने भी इसका स्पष्ट उत्तर देते हुए कहा था कि यह यानी न्याय अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्य में हस्तक्षेप न करना ही है, और इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा विशेषीकरण के इस विचार पर आधारित है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही ऐसा कार्य कुशलतापूर्वक करना चाहिए जो उसके स्वभाव के नितांत अनुकूल हो। प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत के संबंध में बार्कर ने भी सही कहा कि न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्रकृतिस्थ गुणों एवं सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक की स्वधर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। कैटलिन ने इसको बहुत ही साधारण शब्दों में व्यक्त किया और ये कहा कि मेरा स्थान और उसके कर्तव्य, यही न्याय है। तो यदि सरल भाषा में मैं आप लोगों को बताऊं तो कर्तव्य और एक निश्चित क्षेत्राधिकार, यही न्याय है। मेरे गुणों के अनुसार मुझे क्या काम करना है, ये तय किया है प्लेटो ने। यानी प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा में 3 गुण होते हैं और तीनों गुणों में सामंजस्य जैसे प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्णता प्रदान करता है, इसी तरह से राज्य में इन तीनों गुणों के आधार पर 3 वर्ग होते हैं और तीनों ही वर्ग में अपने अपने कर्तव्य की पालना करना जरूरी है और अपने निश्चित स्थान में अपने गुणों के अनुसार अपना कर्तव्य पालन करना है। दूसरे के कार्यक्षेत्र में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना। सेबाइन ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा कि न्याय समाज का एकता सूत्र है। यह उन व्यक्तियों के परस्पर तालमेल का नाम है जिनमें से प्रत्येक ने अपनी प्रकृति और शिक्षा दीक्षा के अनुसार अपने कर्तव्य को चुन लिया और उसका पालन करता है। वह व्यक्तिगत धर्म भी है और सामाजिक धर्म भी, क्योंकि इसके द्वारा राज्य तथा उसके घटकों को परम कल्याण की प्राप्ति होती है। तो इस तरह यदि हम देखें तो प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जैसे सबसे पहली विशेषता हम ले सकते हैं, यह एक नैतिक सिद्धांत है, क्योंकि प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वैधानिक नहीं है वरन नैतिक और सर्वव्यापी है। इसमें मानव ने केवल वैधानिक कर्तव्यों का ही नहीं वरन समस्त कर्तव्यों का उल्लेख किया है और इसे अंतरात्मा की वस्तु बताया है। यह नैतिकता पर आधारित है। दूसरी विशेषता है, न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा है। यह कृत्रिम या बाहरी वस्तु नहीं होकर अंतःकरण की एक पवित्र भावना है जिसका आधार आत्मसंयम एवं आत्मत्याग है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन में अति को नहीं वरन संतुलन को अपनाया जाना चाहिए। तीसरी विशेषता है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। न्याय सिद्धांत के अनुसार मानवीय जीवन के 3 नैसर्गिक तत्व है, विवेक, साहस और तृष्णा।
जीवन के इन 3 तत्वों के अनुरूप ही राज्य के नागरिकों को क्रमशः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इनमें से प्रत्येक वर्ग को विशेष मनोयोग से अपने आप को उसके कार्य में लगाए रखना चाहिए, जो कार्य उसकी प्रकृति के अनुकूल है। इस आधार पर ही कार्य श्रेष्ठता और समस्त समाज में एकता की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। कार्य विशिष्टता में ये बात भी सम्मिलित है कि व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप न किया जाए। इस संबंध में जैसा कि रूज ने भी सही लिखा कि अपने कार्य को करना और अन्य लोगों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि अपने गुणों के अनुसार अपना कार्य करना, और जब एक व्यक्ति एक ही कार्य को करता है तो वो उसमें विशेषज्ञता हासिल कर लेता है। इसीलिए इसे कार्य विशिष्टता का सिद्धांत भी कहा गया है। फिर है इसकी विशेषता, जैसे अति व्यक्तिवाद का विरोधी और सावयव एकता का सिद्धांत। न्याय सिद्धांत की एक प्रमुख मान्यता है कि व्यक्ति समष्टि का एक अंग है और समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित है। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत वर्गों और व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करने के लिए नहीं, वरन एकता उत्पन्न करने के लिए अपनाया गया है। न्याय सिद्धांत में व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है और राज्य के प्रति उसके कर्तव्य ही है, अधिकार नहीं। तो राज्य के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य निश्चित किए हैं, अधिकारों की बात प्लेटो ने नहीं की। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है, क्योंकि जब व्यक्ति का विकास होगा तो राज्य का भी विकास होगा। फिर उसकी इस सिद्धांत की विशेषता कह सकते हैं कि दार्शनिक शासक। न्याय की प्राप्ति के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि राज्य की शासन व्यवस्था किसी विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण व्यक्ति के हाथ में हो। इन गुणों से युक्त व्यक्ति को ही प्लेटो के द्वारा दार्शनिक शासक का नाम दिया गया है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत सीधा साधा होने के कारण महत्वहीन प्रतीत हो सकता है, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के संबंध में इसका महत्व बहुत ही स्पष्ट है। प्लेटो के पूर्व और उसके समय में समाज और राज्य में बड़ी अव्यवस्था फैली हुई थी और प्रत्येक राज्य धनी और निर्धन इस प्रकार के 2 विभिन्न विरोधी वर्गों में बंटा हुआ था। उस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत क्रियात्मक रूप में प्रचलित भी था और इसको थ्रेसिमैकस जैसे सोफिस्ट विचारक बुद्धि एवं तर्क की दृष्टि से न्याय संगत भी ठहरा रहे थे। इनके विरोध में नैतिकता तथा सदाचरण को प्रतिष्ठित करने के लिए तथा तत्कालीन राज्य और सामाजिक व्यवस्था की कुरीतियों को दूर करने के लिए प्लेटो ने बहुत ही तर्कपूर्ण आधार पर, श्रेष्ठ तर्कों के आधार पर न्याय के विचार को प्रतिपादित किया, जो अत्यंत ही समीचीन और उचित जान पड़ता है। धन्यवाद।